Hello, students. My name is Tanvir Ali Zaidi, and I am Assistant Professor of History in St. Wilfrid PG College. ये जो पेपर है ये BA थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट है, आधुनिक भारत का मॉडर्न इंडिया का। 10 क्वेश्चन है इसमें और आपको पहले 5 प्रश्न दिख रहे हैं। 5 प्रश्न ये हैं, तो अपन एक एक करके देखेंगे कि इनके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ प्लासी वार। देखिए, जब अंग्रेज़ भारत आए तो ये पहला युद्ध लड़ा उन्होंने 1757 में। सिराजुद्दौला नवाब था, तो इसके कॉजेज क्या थे, इफेक्ट्स क्या थे, ये देखेंगे आज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्सपेंशन। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी sought to expand its control over Bengal, one of the richest provinces in India। तो ये पहला कारण था, उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, और उन्होंने बंगाल को सबसे पहले चुना क्योंकि वो एक रिच स्टेट था। नंबर 2 है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उनके अंग्रेज़ों के। द कंपनी एम टू एस्टेब्लिश अ मोनोपोली ओवर ट्रेड इन द रीजन एंड इंक्रीज इट्स रेवेन्यूज। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका उद्देश्य यही था कि वो मोनोपोली स्थापित करे भारत में और व्यापार पर नियंत्रण कर ले, जिससे रेवेन्यू उसे प्राप्त हो और वो रेवेन्यू वो अपने सोल्जर्स, अपने आर्मी पे लगाए। तीसरा है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी भारत में। बंगाल वॉज इन ए स्टेट ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल विद द वीकनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोपियन पावर्स टू इंटरवेन। देखिए, अंग्रेज़ों को मौका तब मिला जब मुग़ल बादशाह कमज़ोर हो गए। वो जानते थे कि मुग़लों में ताकत नहीं बची है। ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में, इनको हराना आसान था, तो कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी, इसलिए अंग्रेज़ हावी हो गए। आगे देखते हैं इफेक्ट्स क्या हुए। ब्रिटिश कंट्रोल हो गया। द ब्रिटिश विक्ट्री एट प्लासी एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर बंगाल, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। तो प्लासी युद्ध के बाद भारत में पैर जमा लिए ब्रिटिशर्स ने, तो शुरुआत बंगाल से की। नंबर 2 है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जो राजनीतिक प्रभाव था इनका बढ़ गया। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन बंगाल, effectively becoming the de facto rulers of the region. Number 3 is economic exploitation. British control led to the economic exploitation of Bengal's resources, causing widespread poverty and famine. नंबर 2 क्वेश्चन है, वह डिस्क्राइब द सब्सिडी अलायंस। देखते हैं ये क्या होता है। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली था उसने इंट्रोड्यूस किया इसको। लॉर्ड वेलेज़ली इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस। इट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1798। इट वाज अ मिलिट्री प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन स्टेट्स। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ समझौता कर लिया अंग्रेज़ों ने, उसे सब्सिडी अलायंस कहते हैं। पर्पस देखते हैं क्या था इसका। इट एम टू ब्रिंग इंडियन प्रिंसली स्टेट्स अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल विदाउट एनेक्सेशन। इनका उद्देश्य ये था कि जो भारतीय रियासतें हैं उनको ब्रिटिश प्रभाव में लाया जा सके और उन पर कंट्रोल किया जा सके बिना उनके विलय के। टर्म्स, princely states were required to accept British protection, maintain a British subsidiary force, and give up control of their foreign affairs। देखिए, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलते थे। उन्होंने क्या किया, जो भी प्रिंसली स्टेट है वहाँ पर अपनी एक सेना रख दी और उस सेना का खर्चा वहाँ का राजा उठाएगा। तो अब जो सैनिक खर्चे हैं वो अंग्रेज़ों को नहीं करने पड़ रहे हैं, वो राजा उठाएगा। मिलिट्री कंट्रोल, ब्रिटिश स्टेशन देयर
troops in the state for protection but often used to exert control. अब उनको उत्तरदायित्व कुछ नहीं है उन पर, और लाभ ही लाभ है क्योंकि सेना के खर्चे उनके पूरे हो रहे हैं राजा के जरिए. Financial obligations. The princely states had to pay for the maintenance of the British troops stationed within its borders. अब अंग्रेज समझौता क्या हुआ कि एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी उस स्टेट में. अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उसकी कि राजा की उसकी स्टेट की रक्षा करने की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की होगी. इसके बदले जो भारतीय राजा हैं वो कुछ रेवेन्यू अंग्रेज़ों को देंगे. मगर धीरे धीरे इन्होंने उस पूरे स्टेट पे कब्जा कर लिया. लॉस ऑफ ऑटोनॉमी. while technically maintaining internal sovereignty, princely states effectively lost autonomy in foreign affairs and were heavily influenced by British advisors. तो शुरू में इन्होंने रियासतों से कह दिया कि हम आपके आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, विदेशी मामले हमारे हाथ में रहेंगे. मगर धीरे धीरे आंतरिक मामलों में भी इनकी दखल बढ़ती गई, और जो दखल करता था वो ब्रिटिश रेसिडेंट कहलाता था. द फर्स्ट स्टेट टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम द सब्सिडी अलायंस वाज निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1798. ये हैदराबाद का निज़ाम पहला व्यक्ति था जिसको सहायक संधि के तहत लिया गया. फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ स्टेट्स लाइक मैसूर इन 1799, तंजौर in 1799, Awadh in 1801, Peshwa in 1802, Bhonsle Raja Barar in 1803, Sindhya in 1804 and Holkar in 1818. अब थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है. व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो 3 लगान की पद्धतियां चलाई थी अंग्रेज़ों ने भारत में. वो पहली परमानेंट सेटलमेंट है जो जागीरदारों से के साथ की गई. दूसरी रैयतवाड़ी थी. रैयत का मतलब होता है किसान, तो किसानों के साथ जो समझौता किया गया वो रैयतवाड़ी थी. और तीसरी थी महलवाड़ी. महल का अर्थ होता है गांव. पूरे गांव का एक साथ राजस्व निर्धारित करते थे. वो पद्धति महलवाड़ी पद्धति कहलाती थी. आज हम देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट. द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल was an agreement between the British East India Company and Bengali landlords, जिनको जागीरदार भी कह सकते हैं आप, initiated by Lord Cornwallis in 1793. तो शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की. Here are the merits and demerits. अब देखते हैं मेरिट्स क्या क्या थी इसकी. रेवेन्यू स्टेबिलिटी. Fixed revenue ensured a stable income for the British administration, facilitating the long-term planning and governance. अब जो अंग्रेज थे उनकी आय निश्चित हो गई. एक फिक्स्ड परमानेंट कर दिया ना कि जो सेटलमेंट है वो परमानेंट है, एक स्थायी बंदोबस्त है. तो फिक्स्ड इनकम शुरू हो गई अंग्रेज़ों की. लैंडलॉर्ड प्रॉस्पेरिटी, जो जागीरदार थे उनको भी फ़ायदा पहुंचा. लैंडलॉर्ड्स बेनिफिटेड फ्रॉम सिक्योर लैंड राइट्स एंड गारंटीड इनकम्स, लीडिंग टू इन्वेस्टमेंट इन लैंड इम्प्रूवमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. देखिए, इस प्रथा में किसान बर्बाद हो गया. जो जागीरदार थे वो और अमीर हो गए. जो जागीरदार थे वो अपनी ज़मीन पर किसानों से खेती करवाते थे. आगे देखते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन फॉर द ब्रिटिश बाय delegating revenue collection to local landlords, allowing focus on other governance matter. तो जो प्रशासनिक खर्चे थे वो कम हो गए अंग्रेज़ों के. ये फ़ायदा पहुंचा. अब देखते हैं इसकी हानियाँ क्या क्या थी, डिमेरिट्स क्या कहते हैं. पहला दिख रहा है जो मैंने आपको बताया, पीजेंट एक्सप्लॉइटेशन बहुत बढ़ गया. Peasants faced exploitation from landlords who often charge exorbitant rents, leading to indebtedness and poverty.
जो भारतीय किसान है उस पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया, वो गरीब और अधिक हो गया क्योंकि शोषण किया उसका। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्रोडक्टिविटी, फिक्स्ड रेवेन्यू discouraged landlords from investing in agricultural improvements or increasing productivity as their income remained constant regardless. Number third is social inequality. It reinforced existing social hierarchies, with landlords accumulating wealth at the expense of peasants, exacerbating class disparities. नंबर फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर इसको पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। वह है 1857 का रिवोल्ट। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो इसके क्या कारण थे देखते हैं अपन। 10 मई 1857 में मेरठ से सैनिकों ने शुरू किया ये इसको। सिपाही सिपॉय discontent, the introduction of new Enfield rifles with cartridges rumored to be greased with pig and cow fat offended both Hindu and Muslim sepoys, sparking discontent। देखिए सैनिकों ने इसकी शुरुआत की, आप सब जानते हैं कि एक एनफील्ड राइफल थी, उसका जो कारतूस था उसमें चर्बी मिलाई गई थी जानवरों की, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों नाराज़ हो गए। जो सेकंड है इकोनॉमिक ग्रीवेंस है, सिपाहीज फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप ड्यू टू लो पे। जो अंग्रेजी सैनिक थे उनको तनख्वाहें ज़्यादा मिल रही हैं, भारतीय सैनिकों को वेतन कम मिल रहा है। लैक ऑफ प्रमोशंस, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं। एंड अ सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कंपेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, और उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जो थर्ड है सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स है, ग्रोइंग रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशनल इंडियन कस्टम along with missionary activities aimed at converting Indians to Christianity, fueled religious tensions। देखिए जब धर्म पर हमला होने लगा, जब क्रिश्चियन बनाने लगे ख़ास तौर से आदिवासियों को, तो लोग इनके खिलाफ हो गए। पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन किया इन्होंने। The annexation policies of the British East India Company led to the displacement of Indian rulers and annexation of princely states, generating anger among the native population। तो ये राजनीतिक रूप से शोषण करते थे, सबका इन्होंने विलय कर लिया, चाहे वो अवध हो, मैसूर हो, बंगाल हो। तो सब एक सामूहिक घृणा की भावना थी जो 1857 में फूट पड़ी। Number fifth administrative reforms है। The British administration introduced various administrative reforms such as the doctrine of lapse, which led to the annexation of Indian territories, further alienating local rulers and elites। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, गोद प्रथा निषेध जो अधिनियम उन्होंने बनाया था। तो इनकी जो प्रशासनिक सुधार थे वो भारतीयों, राजाओं और जनता को समझ में नहीं आए। इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन रूलर्स who lost their territories due to British policies, such as the last Mughal Emperor Bahadur Shah II, played a role in instigating rebellion to regain power and sovereignty। देखिए बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया था, 1857 विद्रोह का ये नेता था, आखिरी मुग़ल बादशाह था, और उससे भारतीय नाराज़ हो गए क्योंकि अब भी उसका प्रभाव भारत में बचा था। नंबर 5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट अ नोट ऑन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि भारत में जो कुटीर उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, वो कैसे नष्ट हो गए और उसमें ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का कितना हाथ था। नंबर 1 है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ब्रिटिश colonial policies favored the growth of large-scale industries, which led the neglect and suppression of cottage industries। जो
तो ब्रिटिशर्स का ये जोर रहता था कि बड़े उद्योगों पर ध्यान दिया गया और छोटे उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जहाँ जिसमें आत्मा बसती थी भारत की, वो ख़त्म हो गया। कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स flooded the Indian market, undercutting the prices of locally made products, making it difficult for cottage industries to compete. अब भारतीय जो माल है वो ब्रिटिश माल के सामने नहीं टिक पाया। Exploitative practices. British merchants often exploited local artisans by paying low wages for their products, further crippling the cottage industries. आगे देखते हैं। Taxation and regulations. The British imposed heavy taxes and regulations on Indian artisans, making it financially burdensome to continue their craft. सारा उद्योग धंधे, कारीगरी सब नष्ट हो गई। हैवी टैक्स लगाया इन्होंने। Infrastructure development. British investments primarily focused on infrastructure for large-scale industries, neglecting the infrastructure necessary for the growth of cottage industry. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था ब्रिटिशर्स का, जो इन्वेस्ट करते थे, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में करते थे, जैसे बताया गया है। Displacement of traditional skills. The introduction of Western machinery and techniques displaced traditional artisans' skills, further eroding the cottage industry. Number 7 is loss of patronage. The decline in royal and aristocratic patronage for handmade goods also contributed to the decline of cottage industry. देखिए, जब इन्होंने राजा ही ख़त्म कर दिए तो राजा बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता था हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। एक उदाहरण देता हूँ, कार्विंग होती थी तलवारों पर, तो अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि ये बेकार की चीज़ें हैं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इससे लाखों हज़ारों व्यक्ति इससे बेरोज़गार हो गए, तो संरक्षण नहीं मिल पाया। नंबर 6 क्वेश्चन है वो, डिस्क्राइब द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधार देखते हैं। Opposition to sati. He led a vigorous campaign against the practice of sati, advocating for its abolition. His efforts eventually led to the enactment of the Sati Regulation Act in 1829 by the British government. तो इनके प्रयासों से भारत में सती प्रथा समाप्त हो गई 1829 में। Number 2, advocacy for widow remarriage. Roy advocated for the right of widows to remarry. ये विधवा पुनर्विवाह पर इन्होंने बहुत जोर दिया। चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग सोसाइटल नॉर्म्स दैट प्रोहिबिटेड विडोज फ्रॉम रीमैरिज। इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ख़ास तौर से वेस्टर्न एजुकेशन के ये पक्षधर थे। He emphasized the importance of education and worked towards the establishment of schools that provided modern education based on English language and scientific principles. आगे देखते हैं, क्रिटिक ऑफ आइडल वर्शिप। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। रॉय क्रिटिसाइज आइडल वर्शिप एंड sought to promote rationalism and monotheism. He founded the Brahma Samaj, a reformist movement advocating for monotheism and social reform. Number 5 है campaign against polygamy. Roy spoke out against the practice of polygamy, arguing that it was detrimental to women's rights and societal harmony. Number 6, support for women's rights. He advocated for the rights of women, including access to education, property rights, and the abolition of practices that oppressed them. आगे देखते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यह है डिस्क्राइब द कॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन हुए हैं। अगर मैंने इसमें 2 आंदोलन दिए हैं, एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और एक आप आगे देखेंगे वह है सॉल्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी जिसे कहते हैं। तो अगर गांधी जी पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये दोनों आंदोलन लिख देने हैं,
जो तीसरा आंदोलन है वो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट है। अभी अपन ये देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया was initiated by Mahatma Gandhi in 1920. Here are the main causes. अब इसके क्या कारण थे देखते हैं। जलियांवाला बाग मास्क, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में, वो बड़ा ही विभत्स था, क्रूअल था, और उससे गांधी जी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गए। द ब्रूटल मास्कर ऑफ hundreds of unarmed civilians by British troops in Amritsar in 1919 deeply angered Indians and fueled an anti-British sentiments. शुरुआत हो गई कि अब अंग्रेज़ों का विरोध करना है, क्योंकि अब जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। नंबर 2 है कॉजेज़ में, वो है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट। Indian Muslims were distressed by the collapse of the Ottoman Empire and feared for the future of the Caliphate. Gandhi allied with the Khilafat leaders to garner Muslim support for the independence movement. तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया ताकि मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में शामिल किया जा सके। तो ये खिलाफत आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। शौकत अली, मोहम्मद अली, दो भाई थे, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। तो पहले एक मैंडेट व्यवस्था होती थी, उसके तहत तुर्की को अंग्रेज़ों को दे दिया गया था, और वहाँ पे मुसलमानों का खलीफा रहता था, तो उसके अनादर की आशंका थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया। तो बेसिकली एक रिलीजियस मूवमेंट था खिलाफत मूवमेंट, और इसको गांधी जी ने गलती ये की कि उसको पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील कर दिया। अब वो चाहते ये थे, उनका इंटेंशन बहुत ही क्लियर था, साफ था, अच्छा था, कि मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करके ब्रिटिशर्स का सामना किया जा सके। जो थर्ड दिख रहा है वो रूलट एक्ट है, इनेक्टेड इन 1919। दिस लॉ अलाउड indefinite detention without trial, leading to widespread discontent among Indians who saw it as a violation of civil liberties. रूलट एक्ट के बारे में कहते हैं कि ना दलील, ना अपील, ना वकील, सीधे जेल में। ये काला कानून था और इससे जनता खिलाफ हो गई। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, Indians were subjected to heavy taxation, unfair trade policies, and economic exploitation by the Britishers, leading to widespread poverty and discontent. Number 5 is discrimination and racism. Indians faced discrimination and racism under British rule, with limited opportunities for advancement and unequal treatment under the law. Number 6 is discontent among peasants and workers. Rural peasants and urban workers faced economic hardships due to high taxes, low wages, and poor working conditions, leading to discontent and a desire for change. नंबर 8 क्वेश्चन आपको दिख रहा है, वो भी गांधी जी का दूसरा बड़ा आंदोलन था। उसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं और इसे ही नमक आंदोलन कहा जाता है। टाइम पीरियड 1930 to 1934, led by Mahatma Gandhi. Objective: the primary goal was to attain independence from British rule and achieve self-governance for India. स्वराज्य के लिए इसको शुरू किया गया। साल सत्याग्रह, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एक्ट्स ऑफ द मूवमेंट वाज द साल्ट मार्च। साबरमती से दांडी की यात्रा की इन्होंने, 78 लोगों को साथ लेके चले। Where Gandhi and his followers marched to the Arabian Sea to produce salt in defiance of British salt tax, नमक कानून के विरोध में। नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस है, अहिंसा है। द मूवमेंट emphasized non-violent resistance and civil disobedience against unjust laws and policies imposed by the British government. बायकॉट कैंपेन चलाया गया। इंडियंस boycotted British goods, institutions and laws, promoting the use of locally produced goods and promoting self-sufficiency. गांधी जी चाहते थे कि भारतीय माल है वो आगे बढ़े और जो फॉरेन गुड्स हैं उनका बायकॉट किया जाए। मास पार्टिसिपेशन, द मूवमेंट सॉ वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीपल
across different regions, classes, and communities, making it a mass movement. Impact: the movement significantly increased Indian unity and nationalism, putting pressure on the British government and contributing to the eventual independence of India. नंबर नाइन्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए, तीन एक्ट है कई बड़े। 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है और 1935 का एक्ट है। जो 1935 का एक्ट है ये 20 नंबर का बनता है। राइट अ नोट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। थोड़े बैकग्राउंड है दोगे आप पहले इसका। इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एफर्ट ब्रिटिश इंडिया। तो संवैधानिक सुधारों के लिए लागू किया गया। फेडरल स्ट्रक्चर, proposed a federal structure for India, dividing powers between the center and province। तो केंद्र और प्रांतों में इन्होंने शक्तियों का पृथक्करण कर दिया। दोहरा शासन शुरू किया। डायरकी जिसे कहते हैं, इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ डायरकी एट द प्रोविंशियल लेवल, डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन इलेक्टेड इंडियन मिनिस्टर एंड ब्रिटिश अपॉइंटेड गवर्नर्स। द्विसदनी प्रणाली शुरू की लेजिस्लेचर में, बाइकैमरल। Established a bicameral legislature at the center with the Federal Assembly and the Council of States. Limited franchise, introduced a limited franchise restricting the voting rights based on the property tax payment and education. Separate electorates, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए 1909 में सबसे पहला एक्ट था 1909 में, जब मुसलमानों को अलग सीटें दे दी गई थी, पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, और यहाँ पे इसको बढ़ा दिया गया। और कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर मुस्लिम, सिख्स, दलित्स एंड अदर कम्युनिटीज। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता जिसे कहते हैं। इंक्रीज ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस, ग्रांटिंग देम पावर्स ओवर वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। नंबर 8 है abolition of the Indian Council. The act abolished the Council of India and introduced the concept of an all India federation. The last question है वो नंबर 10 है, explain the factors responsible for the partition of India. भारत विभाजन के कारण बहुत बार पूछे जाते हैं कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिससे भारत के दो टुकड़े हो गए। देखते हैं। रिलीजियस डिवाइड, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर was the religious divide between Hindu and Muslims, exacerbated by historical tension and conflicting visions for the future of India. भारतीय हिंदुओं और मुसलमानों में अंग्रेज़ों से पहले टॉलरेंस था, हारमनी थी। तो संप्रदायवाद जो सांप्रदायिकता है वो अंग्रेज़ों के आने से शुरू हुई। British colonial policy, the British policy of divide and rule deepened existing religious and cultural divisions, fostering separate identities and interest among Hindus and Muslims. Number 3 है वह डिमांड फॉर सेपरेट मुस्लिम नेशन, जिसका जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना था। उसने एक थ्योरी दे दी पूरी, उसे टू नेशन थ्योरी कहते हैं। द डिमांड फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन, Pakistan was spearheaded by the All India Muslim League under the leadership of Muhammad Ali Jinnah, who argued that Muslims needed their own state to safeguard their political and cultural interests. अब ये बड़ी अजीब बात है कि चलिए मान लेते हैं कि धार्मिक हित अलग थे, मगर उससे आर्थिक और राजनीतिक हित कैसे अलग हो गए, ये अगर कोई उस समय पूछता जिन्ना से तो उसके पास जवाब नहीं होता। किसी के भी धार्मिक हित अलग हो सकते हैं, मगर राजनीतिक और आर्थिक हित तो एक हो सकते हैं। आगे देखते हैं। communal rights and violence between Hindus and Muslims further fueled tensions and reinforced the idea of separate nations for each religious community.
Number 5, leadership differences in leadership styles and ideologies between figures like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Muhammad Ali Jinnah contributed to the inability to reach a unified vision for a post-independence India. तो मतभेद थे, वो साफ दिखाई दे रहे थे। तो ये आपने 10 क्वेश्चन देखे, और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप सबसे पहले जब 36 पेज की कॉपी होती है, उसमें जब आप एक बड़ा क्वेश्चन करें तो सबसे पहले पहले पेज पर बड़ा बड़ा चार्ट बना दें आप उस क्वेश्चन का, कि अंदर आप क्या कहने वाले हैं। तो टीचर को बहुत आसानी रहेगी, वो वहीं उसको चेक कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।